दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी चीज़ है। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? देखिए हमारे सामने एक बैलेंस शीट है। मैं आपको पहले से ही बना के दे रहा हूँ, आपके बुक में भी होगी। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर लिखे हुए हैं। ये बैलेंस शीट है एक तरह से। ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, अमाउंट है, असेट्स, अमाउंट। मान लीजिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हैं 28,000। आपकी की बुक्स के अंदर की एक बैलेंस शीट में ले रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं समझाऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे काम करता है, क्यों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरा समझेंगे इसमें। रिजर्व 42,000, कैपिटल हमारे पार्टनर्स का है ए और बी का। यहाँ पर लिखा हुआ है 2,40,000 रुपीज़ और लिखा हुआ है 1,20,000 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 3,60,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ आपका टोटल कर रखा है। इधर असेट्स भी लिखी हुई हैं, कैश लिखा हुआ है आपका 20,000, संडे क्रेडिटर, सॉरी डेटर, संडे डेटर्स हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1,20,000। स्टॉक है 1,40,000 और फिक्स असेट्स है हमारे पास 1,50,000। तो यहाँ का भी टोटल है 4,30,000। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अब एक बात बताइए। मान लीजिए आप संडे डेटर इंक्रीज हो गए, इन सबकी वैल्यू री वैल्यू करते हैं हम लोग एक टाइम पीरियड आने पर। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे 1,40,000 लिखी होगी, ये एक्चुअल में जब आप मार्केट में सेल करने जाएंगे तो 1,40,000 में ही सेल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम समय के अनुसार इन सभी एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। जैसे मान लो अचानक से किसी क्रेडिटर ने कर दिया, भाई 3,000 रुपये हैं मेरे आपके पास, छोड़ो मत दो। तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई और उसी समय हमें पता चला जो हमारे स्टॉक है उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ चुकी है। तो ये सब एक बार हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इनको रिवैल्यू करते हैं। और नॉर्मली जो आपके बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है उस समय रिवैल्यूएशन मतलब कुछ एसेट्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये काम कैसे करता है वो हमें समझना है। देखो, ये मान लो फिक्स एसेट्स है। होता क्या है, ये 10,000 यहाँ पे मान लो ये इंक्रीज हो गया। मैं यहाँ पे 10,000 इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मान लो फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10,000 बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू 30,000 इंक्रीज हो गई। ठीक है, डेटर की वैल्यू 20,000 कम हो गई। ठीक है, कैश तो कैश जैसा है वैसे रहेगा। और एक डेटर ने मुझे बोला कि भैया आप ना मेरे को 5,000 रुपये आपने देने थे, आप रहने दो, मत देना। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब अब हम यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट। और हम क्या करते हैं उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देखो ये जो डेबिट साइड है, जब भी हमें किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किसी भी तरह का अगर हमें लॉस होता है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है, नहीं देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमें प्रॉफिट हुआ तो वो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्यों, हमारी इनकम होती है। आपने देखा होगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें भी आप क्रेडिट साइड में अपनी इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। सेम एज इट इज़, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है
मतलब हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अब आप एक बात समझो, ये सन्डे क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है। सन्डे क्रेडिटर क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो मेरा फायदा होगा नुकसान होगा? मेरा तो फायदा है ना। जब भी कोई फायदा होगा तो उसको हम प्रॉफिट साइड में या क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ओके। और अगर आपको कुछ असेट्स लायबिलिटी के नियम नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी असेट्स, हाँ, असेट्स या एक्सपेंस जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं इनको, ठीक है। और जब भी हमारे लायबिलिटी जो है और इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और जब भी डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे इन दोनों को। और तो बस ये सिंपल ये रूल होते हैं, बड़े सिंपल सा रूल, अगर जो समझ जाए। अगर आपको वो रूल पता है तो उस हिसाब से देखो। अगर संडे क्रेडिटर हमारे कम हो गए तो बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? संडे क्रेडिटर क्या है हमारी, इन चारों में से क्या चीज़ है संडे क्रेडिटर? हमारी संडे क्रेडिटर है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी अगर कम होगी तो मेरा कम होगी तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा? मैं इस संडे क्रेडिटर को तो डेबिट करूंगा, लेकिन ये, ठीक है, संडे क्रेडिटर को मैं डेबिट करूंगा तो बची दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या आएगा, कहाँ जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस? वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस आपको ये देखना है एक एक असेट्स में कि आपको फायदा हुआ है नुकसान। देखो मेरे संडे डेटर्स, मेरे मतलब मेरी जो असेट्स थी, मेरे जो डेटर्स थे जिनसे मुझे पैसे लेने थे, उनने बोला अब ये 20,000 रुपीज़ हम नहीं देंगे आपको, तो वो मेरा लॉस है, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉस जितने भी होंगे वो अपने रेवोल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़। और स्टॉक मेरा इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट है लॉस है? अब भाई मेरा स्टॉक रखा हुआ था कुछ सामान, अब वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो फायदा है मेरा, ठीक है। ये सारी साइड ऐसे हमारी कर्जे वाली साइड होती है, मतलब आप समझ लो इस साइड में अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होगी तो मेरा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्यों भाई, मेरे को यहाँ पे जितने भी होते हैं मेरे ऊपर जो लाइबिलिटीज होते हैं, लाइबिलिटी का मतलब है मेरे ऊपर जो कर्जा होता है एक तरह से, वो इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा तो भैया वो मेरा लॉस है। लेकिन अगर ये डिक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुई है मेरी, और स्टॉक भी इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक भी इंक्रीज हुआ तो आपको स्टॉक यहाँ पे लिखना है और 30,000 रुपीज़ इधर लिखने हैं। फिक्स एसेट्स मेरी इंक्रीज हो गई, 10,000 रुपये का ये फायदा हो गया। अब उसके बाद संडे क्रेडिटर देखो यहाँ पे कम हो गए तो ये भी मेरा फायदा है। तो संडे क्रेडिटर भी मेरे कम हो गए ना, अगर ये बढ़ते तो मेरे ऊपर लॉस होता, भाई मेरा ऊपर कर्जा बढ़ेगा तो लॉस है ना मेरा। तो लेकिन ये अभी डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं, तो मेरा प्रॉफिट है। तो मैं ये करूँगा 5,000 इधर लिख दूंगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये सारे मेरे फायदे हो गए, ये मेरा लॉस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको प्लस माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 28,000, ये हो जाएगा 23,000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा, 1,70,000। और फिक्स एसेट्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 1,60,000, ठीक है। अब आप देखोगे हमारी क्या हुआ, असेट साइड इंक्रीज हो गई और लायबिलिटी साइड कम हो गई। तो अब इस सबको एडजस्ट कैसे करते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट बराबर हो जाए, है ना। अब आप एक काम करो, आप समझो एक चीज़, जो भी हमें फायदा या नुकसान होता है वो ओवरऑल किसके पास जाता है, वो जाता है कैपिटल यानी पार्टनर्स के पास जाता है। भाई कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है। तो जितना भी हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है वो सब इसमें ऐड प्लस करना होता है हमें, ठीक है। तो हम चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। देखो 1,00,000 रुपये का मुझे, सॉरी 20,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो लॉस अगर इनको प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस भी तो इन्हीं को मिलेगा। तो 20,000 को हम इन दोनों में बांट सकते हैं। मान लो ये इक्वल पार्टनर है, बराबर बढ़ता प्रॉफिट, तो 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 10,000 सॉरी 5, हाँ 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 10,000 इसमें से। यहाँ पे मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 15,000 इसमें प्लस कर देंगे, 15,000 इसमें। आप समझो ना, मेरी बैलेंस शीट बराबर करनी है मुझे, बस और कुछ नहीं सोचना है यहाँ पर। मुझे सिर्फ अपनी बैलेंस शीट बराबर करनी है। कैसे बराबर करनी है, 20,000 जब डिक्रीज हो गया, ये साइड कम होगी 20,000 से, तो आप क्या करो, ये 10,000 जो 20,000 का लॉस हुआ है हमें, ये इन दोनों में से 10,000
लेस कर दो। मैं 10,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि इनका रेशो 1:1 है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेस करेंगे तो ये भी 4,20,000 हो जाएगा, ये भी 4,20,000, सॉरी 4,10,000 और 4,10,000 हो जाएगा, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। सेम एज इट इज 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये साइड भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आप 30,000 को 15,000 कैपिटल में ऐड कर दो, 15,000 कैपिटल में ऐड कर दो, तो ये साइड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं वो एक एक करके मैं सेटल करने की बजाय एक अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे बनाता हूँ, और जो भी चीज़ें इंक्रीज करने वाली होती है वो मैं एक तरफ करता हूँ। देखो ओवरऑल तो इसमें नेट इफेक्ट ही जाएगा ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मैंने इसमें से माइनस किया और 10,000 इसमें से माइनस किया और बाद में 15,000 और 15,000 ऐड कर दिया, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ा? 5,000 का पड़ा ना भाई। अगर मैं इसमें से 10,000 माइनस कर दूंगा इसका, क्योंकि ये 20,000 इधर ये असेट साइड कम हुई है, तो मैंने यहाँ पर भी 10,000 रुपीज़ कम कर दिया और यहाँ पर भी 10,000 रुपीज़ कम कर दिया। अब दोनों साइड क्या हुआ कि 20,000 रुपीज़ डिक्रीज हो गया, लेकिन अगली एंट्री में फायदा हो गया मेरे को, तो असेट साइड तो 15,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ बढ़ गई, तो मुझे यहाँ पर भी 30,000 बनाने के लिए 15,000 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और 15,000 रुपीज़ यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं इन दोनों को अलग अलग ऐड करने के बजाय सीधा ही नेट क्यों ना ले लूँ? आप समझो ना, मैं यहाँ पर 20,000 माइनस करके और 30,000 ऐड करके ओवरऑल इम्पैक्ट ये साइड ओवरऑल 10,000 इंक्रीज हुई, तो इससे बढ़िया मैं सीधा ही 5,000 अगर ऐड कर देता तो भी बात कुछ नहीं पड़ती। तो इसीलिए यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि ये सब चीज़ें जो भी एडलेस करने वाली होती हैं वो एक जगह पे आ जाएं और यहाँ से हम डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी चलिए हम देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 30,000 10,000 40,000 45,000 आ गया। यहाँ पर 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 25,000 आ गया और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट हुआ। आप समझो मेरी इनकम ज़्यादा हुई, खर्चे कम हो गए, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, और मान लो ए और बी हैं तो दोनों को इक्वल इक्वल मिल जाएगा, तो 12,500 12,500, तो ओवरऑल इम्पैक्ट 12,500 का पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, 2,40,000 में भी 12,500 जोड़ दूंगा और इसमें भी 12,500 जोड़ूंगा। आपको जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें 12,500 रुपीज़ जोड़िएगा, ठीक है, और 1,20,000 में भी मैं 12,500 रुपीज़ जोड़ूंगा। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब ये दोनों साइड, ये 3,60,000 में 12,500 इसका जुड़ गया तो टोटल 25,000 और ऐड हो गया ना, तो ये 3,85,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 28 से 23 हो जाएगा, आप समझ लो। और ये जो इंक्रीज होना था ये 1 लाख हो गया, 1,70,000, 1,60,000 हो गया, 20 हो गया। अब ये साइड का टोटल करो, कितना हो जाएगा? 1 लाख 2,70,000, ठीक है। इसको ऐड करता हूँ, एक सेकेंड। चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20,000 प्लस 1 2 3 4 5 1 लाख, प्लस में 1,70,000 प्लस 1,50,000, तो यहाँ पर आ गया 4,40,000। अब ये साइड कितना आ गया? 4,40,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 23,000 है प्लस 42,000 प्लस में 3,85,000, ठीक है। यहाँ पे हमने 30,000 ऐड किया, ठीक। यहाँ पर हमने 10,000 ऐड किया था और हमारे 5,000 क्रेडिटर कम हो गए थे, तो ये 23,000 हो गया था और ये 42,000। और यहाँ पे 240 और 120 हमें दिया हुआ था। 45 में से हमने 20 माइनस किया तो यहाँ पे 25,000 आ गया। ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर 12,500 12,500, ठीक है। मैं तो पहले देख लेता हूँ इसमें हमने पुराने वाले जो हमारी वैल्यूज थी वो शायद ठीक है, पहले तो मैच करी थी हमारी वैल्यू। अभी -20,000 हो तो 1 लाख रुपीज़ हो गए यहाँ पर। 1,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,60,000, तो यहाँ पे 4,50,000 आ गई। ये साइड कितना हो गया? 4,50,000। सेम एडिटरी इनको भी हम प्लस करेंगे 23,000
42,000 है ना, और 3,85,000, तो यहाँ पर भी हमारा टोटल आ जाएगा 4,50,000। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि होता क्या एक्चुअल में, कुछ नहीं है। जब हम ये साइड कम करते हैं तो तो क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी साइड भी हमें कम करनी होती है। ठीक, जैसे ही एसेट साइड कम होती है तो हमें लाइबिलिटी साइड भी कम करनी होती है, और जैसे ही एसेट साइड इंक्रीज करनी होती है लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज करनी होगी, वरना दोनों साइड मैच कैसे होगी, है ना, कोई डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब जो भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं उसको एक जगह पे लिखकर और इसमें इम्पैक्ट ले लेते हैं, एक एक करके इम्पैक्ट लेने की बजाय एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के सारा इम्पैक्ट एक ही में ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाते हैं हम रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, थैंक यू।